तो आज हम लोग देखेंगे संविधान के बारे में। उसमें देखेंगे कि संविधान क्या होता है। तो संविधान मतलब जानते हैं कि संविधान मतलब होता है सम मतलब होता है बराबर, सम मतलब बराबर, और विधान मतलब नियम कानून, विधान मतलब नियम कानून। ठीक है, तो सब मतलब बराबर, विधान मतलब नियम कानून। तो वैसे सभी व्यक्तियों पर जब क्या कहते हैं नियम समान लगते हैं और सब व्यक्तियों का नियम समान होता है, विधि नियम जो भी कानून बनते हैं उस पर सभी व्यक्तियों पे समान लगता है, ना किसी के साथ भेदभाव किया जाता है, ना किसी वंश के आधार पर, ना या फिर किसी के जाति के आधार पर, या फिर किसी के उच्च जाति निम्न जाति के अल्पसंख्यक के आधार पर। तो ये क्या कहता है कि सभी व्यक्ति जितने भी हैं सबका अधिकार संविधान में बराबर है। तो इसी चीज़ों की चर्चा करेंगे। संविधान जैसे आप लोग देखते हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ना होता है। संविधान में सबसे पहले पढ़ना होता है अनुसूची। जो अनुसूची की क्लास आप लोग को यूट्यूब एसएन अकेडमी बेगूसराय बिहार के माध्यम से डाल दिया गया है, और आप क्या करें वहाँ से पढ़ लें अनुसूची। उसके बाद आता है हमारा भाग, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भाग के बारे में, भाग 1 और भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले जानेंगे कि भाग कुल कितने हैं और अनुसूची की कुल कितनी है, उसके बारे में जानेंगे। देखिए, अनुसूची की संख्या जो है वो 12 है, इसे पिछली क्लास वीडियो में आपको पढ़ा दिया गया है। और भाग टोटल जो भाग है वो हमारे 22 है। और अनुच्छेद की बात करते हैं तो ये हमारे 395 अनुच्छेद हैं। आज देखेंगे कि भाग 1 में क्या है और भाग 2 में क्या है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम भाग 1 और भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखते हैं भाग 1 में क्या है। भाग 1 में है संघ एवं और उसके राज्य क्षेत्र। और ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आते हैं, तो इसमें देखेंगे कि आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक इसमें आते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि आर्टिकल 1 में क्या है, आर्टिकल 2 में क्या है, आर्टिकल 3 में क्या है, आर्टिकल 4 में क्या है। सबसे पहले चीजें देखिए, आर्टिकल 1 में क्या है। आर्टिकल 1 कहता है हमारा भारत को राज्यों का संघ बताता है और उसके क्षेत्र को परिभाषित करता है। मतलब भारत राज्यों का संघ है, उसके क्षेत्र को बताता है। तो भारत राज्यों का संघ है तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कितने राज्य हैं। भारत में राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 8 है। दूसरा इसमें पॉइंट ये बताता है कि इसके सीमा कहाँ कहाँ तक है, उन्हीं चीजों के बारे में इसमें पढ़ना होता है। तो पहला आर्टिकल क्या कहता है, भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। और उसके बाद इसमें देखेंगे कि ये जो है संघ मतलब क्या होता है। संघ मतलब होता है यहाँ पे यूनियन। देखिए, संघ मतलब यूनियन, यहाँ पे हमारा यूनियन होता है, ठीक है। और फिर देखेंगे कि यूनियन मतलब संघ होता है, और एक संघ मतलब होता है, एक संघ मतलब होता है फेडरल। क्या होता है, फेडरल। और एक होता है यूनियन। यूनियन का समझेंगे कि यूनियन क्या होता है, फेडरल क्या होता है। एक होता है कॉन्फेडरल, कॉन्फेडरल। कॉन्फेडरल मतलब होता है परिसंघ। और फिर देखेंगे कि फेडरल मतलब होता है संघ, ठीक है। और उसके बाद यूनियन मतलब भी संघ होता है। अब देखिए यहाँ पे 3 वर्ड है, तो कैसे समझेंगे कि भारत जो है राज्यों का संघ है, तो ये फेडरल है या कॉन्फेडरल है, फिर यूनियन है। तो भारत जो है राज्यों का संघ है तो ये यूनियन है। क्या है हमारा, ये यूनियन है। यूनियन का मतलब होता है, यूनियन का मतलब ये होता है कि भारत में आप स्वेच्छा से कोई भी राज्य जुड़ सकते हैं लेकिन उससे टूट नहीं सकते हैं। और फेडरल का मतलब होता है आप इसमें छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक देश बनाया जाता है और उसमें वो अलग हो सकते हैं। कॉन्फेडरल मतलब होता है परिसंघ। इसमें छोटे छोटे चीजें रहती है। जैसे कि आप समझेंगे कि जैसे कि आप तो देखते होंगे कच्ची दीवार का मकान रहता है और उसमें देखेंगे कि एक ईंट से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे कि एक बिना सीमेंट के इस तरह का दीवार जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो और फिर इसको सिर्फ ना सीमेंट कुछ नहीं रहता है, सिर्फ ईंटा को चौक देते हैं आप लोग। तो ईंटा को चौक देते हैं तो उसको आप क्या करते हैं, आसानी से क्या करते हैं, ईंटा को अलग कर लेते हैं, है ना।
तो ये हमारा इस तरह से समझेंगे कि ये हमारा क्या हो गया, कन्फेडरल हो गया। मतलब क्या, उसको जब मन होगा तब अलग कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और कन्फेडरल, फेडरल मतलब होता है संघ। अब इसमें क्या होता है, देखते हैं कि ईटा को हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट बालू से जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद जब उसे हमें तोड़ना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कील से निकालने का प्रयास करते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, छेनी हथौड़ी वगैरह से तोड़ करके उसको निकाल लेते हैं। लेकिन उसी दीवार को अगर उसमें प्लस्तर उलस्तर कर दे, उसमें क्या करते हैं, एक अच्छा से डेकोरेट कर दे, तो फिर उसको तोड़ने में काफ़ी समय लगता, नहीं टूट पाता है। इसीलिए उसमें हमारा जो भारत देश है वो राज्यों का संघ है, तो ये यूनियन है, ना कि फेडरल और कॉन्फेडरल है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई है कि भारत राज्यों में मिलना आसान है, लेकिन टूटना बहुत क्या है, मुश्किल है। तो समझेंगे कि भारत राज्यों का संघ है, तो इसमें कितने राज्य हैं, तो 28 है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो 8 है। तो यहाँ तक चीजें आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे कि यहाँ पे आप पढ़ेंगे आर्टिकल 2 के बारे में। तो आर्टिकल 2 क्या कहता है, संसद को कानूनों द्वारा नए राज्यों संघ में शामिल करने या स्थापित करने की शक्ति को प्रदान कराता है। मतलब क्या, संसद जो है, मान लीजिए कोई बाहर का चीज है, मतलब भारत से बाहर के जो जमीन है जिसको क्या कहते हैं, भारत में अगर मिलाना है तो कैसे मिलाएंगे, तो उसको मिलाने के लिए सिक्किम का हमारा एग्जाम्पल है। सिक्किम जो है 35वां संविधान संशोधन में, कौन सा, 35वां संविधान संशोधन में इसको देखने को मिलता है। संशोधन में 35वां संविधान संशोधन जो हमारा होता है 1974 ईस्वी में होता है। तो देखेंगे 35वां संविधान संशोधन में क्या किया गया था, सिक्किम को भारत में मिला लिया गया था। सिक्किम है, इसको भारत में क्या किया गया था, मिला लिया गया था। लेकिन सिक्किम वाला होशियार था, बोला क्या कहते, भारत जो है, अब वहाँ के लोग कैसे होंगे, उनकी सोच कैसी होगी, क्या हमारी संस्कृति उससे मैच करेगी, या फिर हमारा क्या बोलते हैं कि हमारी जो जनता है वहाँ पर रहने के बाद वो सेटिस्फाई होगी कि नहीं होगी। तो इन सारी चीज़ों की समस्या किसके पास थी, सिक्किम के पास थी। सिक्किम के पास ये प्रॉब्लम थी, लेकिन सिक्किम को फिर भारत ने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि भारत में पहले आप सह राज्य बन जाइए। क्या कहा गया, सह राज्य बन जाइए। क्या कहा, सह राज्य बन जाइए। सह राज्य कब बना था, 35वां संविधान संशोधन करके 1974 ईस्वी में सह राज्य को सिक्किम को मिला के लिया गया था। लेकिन जब एक साल जैसे ही बात होती है तो सिक्किम वाले लोग जो रहते हैं उनको भारत काफ़ी पसंद आता है। पसंद आने का मतलब यहाँ के कल्चर, यहाँ के लोगों की मानसिकता, यहाँ जो प्यार भारतीय लोगों को मिल रहा है, अदर भारतीयों को मिल रहा है, हमें भी वैसे ही मिल रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये देखने को मिलता है कि हम लोग जो है भारतीय संस्कृति में हम लोग कहा भी गया अतिथि देवो भव, मतलब इसका होता है कि अतिथि देवता के समान होता है। और ये हमारे तब अतिथि थे जब ये सह राज्य के रूप में मिले थे। और फिर इसके बाद देखेंगे कि फिर इनको जब अच्छा लगा तो फिर 36वां संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन ये कब होता है हमारा, 36वां संविधान संशोधन ये हमारा होता है 1975 ईस्वी में। सिक्किम को पूर्ण रूपेण भारत के राज्यों में मिला लिया गया था। अब वहां देखेंगे उस समय ये कौन सा राज्य था, ये 22वां राज्य हमारा था। कौन सा राज्य था, ये हमारा 22वां राज्य था। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी। उसके बाद आप देखेंगे आर्टिकल 3 को, आर्टिकल 3 को देखेंगे। आर्टिकल 3 हमारा क्या कहता है, तो संसद को राज्यों के नाम, क्षेत्र या सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान कराता है। तो हमारा क्या कहता है, संसद को राज्यों के नाम, क्षेत्र या सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति को प्रदान कराता है। मतलब क्या, कोई भी अगर राज्य है, कोई भी जगह है, किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ाना है या घटाना है, ये आर्टिकल कौन सा करता है, तो आर्टिकल हमारा ये 3 करता है। आर्टिकल 3 के तहत उसके नाम बदल सकते हैं, उसकी सीमा बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, उसके क्षेत्र बदल सकते हैं। कोई राज्य अगर किसी दूसरे राज्य टूटना है तो इसकी शक्ति किसको प्रदान की गई है, इसकी शक्ति किसको प्रदान की गई है, इसकी शक्ति संसद को प्राप्त है आर्टिकल 3 के माध्यम से। अब जैसे देखेंगे जैसे कि हम लोग का जैसे बिहार ही है, हम लोग बिहार से ही है, तो बिहार ही है, तो बिहार क्या करता है, तो बिहार जो है, बिहार से अलग कौन होता है, आप लोग को पता होगा बिहार से अलग कौन होता है,
तो बिहार से अलग हमारा झारखंड होता है। बिहार से अलग कौन होता है? बिहार से झारखंड होता है। तो बिहार से झारखंड ये कब अलग होता है? तो सबसे पहले देखेंगे कब अलग होता है। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। पहले क्या था कि 2000 से पहले क्या था कि बिहार और झारखंड सब एक ही थे, लेकिन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हो जाता है। अब देखिए ये किस आर्टिकल के माध्यम से संसद ने ऐसा किया होगा? तो आर्टिकल 3 के ही माध्यम से किया होगा। ये चीजें समझ में आ गई। एक और पॉइंट्स आप लोग देख लीजिए, यूपी से उत्तराखंड। यूपी से उत्तराखंड, यूपी से उत्तराखंड कब अलग होता है? तो यूपी से उत्तराखंड जो अलग होता है वो हमारा 2000 ईस्वी में ही होता है, लेकिन वो 9 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग होता है। कब होता है? 9 नवंबर 2000 ईस्वी को ही अलग होता है। और फिर एक चीज देखने को मिलेगा तो छत्तीसगढ़, जैसे कि देखिए मध्य प्रदेश यानी जानते हैं आप लोग एमपी, एमपी से जो छत्तीसगढ़ अलग होता है, क्या अलग होता है? छत्तीसगढ़। ये कब अलग होता है इसके बारे में जानेंगे। ये अलग जो हमारा होता है ये होता है 1 नवंबर 2000 ईस्वी को ये छत्तीसगढ़ से अलग होता है। अब देखिए इन सारी चीजों को देखिए। अब बताइए कि एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय है ना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो पहले क्या हुआ करता था? मुगल सराय। तो मुगल सराय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ऐसे ही बहुत सारी जगह हैं जिनके क्या कहते हैं नाम बदल सकते हैं, उसके सीमा को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। कोई एक राज्य दूसरे राज्य से टूट सकते हैं, लेकिन वो रहेंगे किस में? रहेंगे भारत में ही। अगर कोई भारत से एक बार आर्टिकल 1 में के माध्यम से कहता है भारत राज्यों का संघ है, अगर आप एक बार मिल गए तो दोबारा आप बिछड़ नहीं सकते हैं। आर्टिकल 2 हमारा कहता है सांसद को नए किसी भी राज्य को अगर मिलाना है तो वो आराम से अपने देश में मिला सकता है, यह आर्टिकल 2 के माध्यम से। आर्टिकल 3 कहता है पहले तो एक बार है कि मिला लो, फिर उसके नाम में परिवर्तन करो, उसकी सीमा में परिवर्तन करो, उसके जगह में परिवर्तन करो, कुछ भी करो, लेकिन वो कहाँ रहना चाहिए? वो हमारे क्षेत्र में ही रहना चाहिए, भारत में ही रहना चाहिए। पहले तो मिला लो, दूसरा क्या करो? पहले मिलाओ, दूसरा उसके बाद उसमें तीतर भीतर जो भी करना है वो आप कर सकते हैं, उसका नाम बदल दो, कुछ भी करो। अब आर्टिकल 4 हमारा कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानूनों के संशोधन के लिए प्रावधान कराता है। अब कहता है कि राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 2 और 3 में जो संशोधन करता है उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर कोई भी राष्ट्रपति अगर हस्तक्षेप करता है तो किस आर्टिकल के तहत करता है? आर्टिकल 368 के तहत ही करता है ना। ये अगर हस्तक्षेप करता भी है तो आर्टिकल 368 के ही तहत करता है राष्ट्रपति। अब कह रहा है कि यहाँ पे यह 368 क्या होगा? मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो आपने सीख गया कि भाग 1 में क्या क्या सीखा। भाग में 4 आर्टिकल्स अभी हम लोग पढ़े हैं। चीजें लगता है कि अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल एसएन एकेडमी बेगूसराय बिहार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, और लाइक और कमेंट जरूर करें आपको वीडियो कैसा लगता है। ठीक है, ताकि हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए कि अब जो हम पढ़ेंगे वो नागरिकता पढ़ेंगे, है ना। क्या पढ़ेंगे बाबू? तो नागरिकता पढ़ेंगे। तो नागरिकता क्या होता है? तो देखिए कोई भी देश अपने देश में रहने वाले व्यक्तियों को एक विशेष अधिकार देता है, जो उस देश में रहने वाले व्यक्तियों के दूसरे देश से अगर कोई आता है तो उसको अधिकार नहीं देता है। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि आपका वोटर आईडी कार्ड एक प्रमाण है नागरिकता का। मतलब क्या? आप चुनाव लड़ भी सकते हैं, वोट गिरा भी सकते हैं, कोई अच्छे पोस्ट पर आप जाके जॉब भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझेंगे इस चीज़ को, जैसे कि आप ही लोग का घर है, उसमें आप लोग घर के में क्या करते हैं कि उसमें आप कहीं भी आ जा सकते हैं, है ना। कभी मन होगा इस रूम में चले गए, कभी उस रूम में चले गए, कभी यहाँ चले गए, कभी किचन में चले गए, कभी कुछ मन है तो निकाल के खा सकते हैं। तो वो आपका क्या, आपके घर में अधिकार है। अगर वही कोई दूसरा लड़का आपके घर में आएगा तो क्या आपकी तरह वो कर सकता है? नहीं कर सकता। आपके घर में हो सकता है बैठेगा, बातचीत करेगा, घर आएगा, लेकिन जो आपका अधिकार होगा उस घर में शायद उसका नहीं हो सकता। इसी बात को लेकर समझेंगे, किसी भी देश की अगर नागरिकता मिलती है तो उस नागरिकता में उसको एक विशेष अधिकार दिया जाता है, जिसके कारण अन्य देश में रहने वाले व्यक्तियों जो भारत में घूमने आते हैं उनको वो अधिकार नहीं, जैसे कि वो अधिकार उनके पास अधिकार नहीं है, वो वोट नहीं गिरा सकते हैं, है ना। वो बड़े ओहदे पे
सर्विस नहीं कर सकते हैं, या फिर वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो जो चीजें, लेकिन सुविधाएं कानून हमारा कहता है संविधान, मतलब सबका नियम कानून सब पर एक जैसा है, लेकिन नागरिकता मिलने के बाद उसका कुछ एक विशेष अधिकार मिलता है। वैसे ही तब समझेंगे कि नागरिकता जो है सिटीजनशिप। अब देखिए ये हमारा कहाँ से लिया, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो ये हमारा आता है 5 से 11 अनुच्छेद के बीच लाया गया है। सिटीजनशिप को 5 से 11 अनुच्छेद के बीच लाया गया है। अब देखेंगे कि ये कहाँ से लिया गया है, तो ये हमारा कहाँ से लिया गया, नागरिकता वर्ड, यानी सिटीजनशिप को हिंदी में क्या कहते हैं, नागरिकता। नागरिकता शब्द जो है ये कहाँ से लिया गया, तो नागरिकता शब्द जो है हमारा ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, नागरिकता शब्द कहाँ से लिया गया है, ये हमारा ब्रिटेन से लिया गया। ये कितने कितने अनुच्छेदों के बीच में होता है, तो ये 5 से 11 अनुच्छेदों के बीच में होता है। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई है। अब देखेंगे कि यहाँ पे आर्टिकल 5 क्या कहता है। आर्टिकल 5 कहता है संविधान के प्रारंभ में भारत के नागरिकों की परिभाषा, मतलब जितने भी आपके संविधान जिस समय प्रारंभ हुआ, संविधान कब लागू हुआ था, तो वो उसको देख लेंगे। ये हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। अब बताइए प्रारंभ में नागरिकता मिली होगी तो किस हिसाब से मिली होगी, है ना। प्रारंभ में अगर नागरिकता मिली होगी तो किस प्रकार से मिली होगी, तो सबसे पहले देखिए जन्म के, वंश के, है ना, वंश के आधार पर, है ना। हम लोग को जो नागरिकता भारत की प्राप्त है शायद वंश के ही आधार पर प्राप्त है ना। किसके आधार पर प्राप्त है, तो वंश के आधार पर प्राप्त है, या फिर जन्म के आधार पर प्राप्त है। दूसरा जो मिला है माता पिता, एक तो क्या बोलते हैं वंश के आधार पर, तो इसमें माता पिता ही आ जाएंगे। और देखेंगे किसके आधार पे, वंश के आधार पे मिलेगा। और फिर हम एक मिलेगा जन्म के आधार पर, आपका जहां जन्म हुआ। अब एक होता है कि कम से कम कोई व्यक्ति जो जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ, जिस समय संविधान लागू हुआ, संविधान लागू होने से पहले वो 5 वर्ष पूर्व वो क्या हो, भारत में रह रहा हो। इन सारी चीजों को देखते हुए किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। आर्टिकल 5 क्या कहता है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, संविधान के प्रारंभ में जो भी थे, जैसे वंश के आधार पर उसको मिल गया, जन्म के स्थान पे मिल गया, और संविधान के लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से ही अगर वो भारत में रह रहा है तो उसको भी उस आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। अब हमारा आर्टिकल 6 कहता है, आर्टिकल 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आने वाली व्यक्तियों की, पाकिस्तान से जो भी भारत आए हैं, अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले अगर आ गए तो फिर उनको कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर उनको नागरिकता क्या होगी, मिल जाएगी। किस आर्टिकल के महत, तो आर्टिकल 6 के तहत उनको नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन जो व्यक्ति 1948 के अगर बाद भारत आया तो उसके लिए जो है नागरिकता के लिए परमिट लाया गया था। क्या लाया गया था, परमिट। ऐसा है कि सबसे पहले आपको नागरिकता तो मिलेगी, लेकिन आपको क्या करना है, 6 मंथ मतलब 6 मंथ तक आपको भारत में रहना होगा, फिर आपको क्या कहते हैं यहाँ पे नागरिकता मिलेगी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आर्टिकल हमारा 7 क्या कहता है, पाकिस्तान के बाहर से आने वाले व्यक्तियों, मतलब कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 से, कब से, 1 मार्च 1947 में जब हमारा देश विभाजन हो रहा था, इसके बाद ये कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान में फिर इनको मन ही नहीं लगा, क्योंकि वहाँ पे मार काट हिंसा वगैरह ये सब बहुत सारी चीजें थी, वहाँ पे इसका मन ही नहीं लगा। तो फिर वो क्या किए, भारत अगर आना चाहेंगे, क्या करेंगे, भारत आना चाहेंगे, उनको भी नागरिकता देगा भारत, क्योंकि हमारे यहाँ शुरू से ही उदारवादी दिल के लोग रहे। मतलब क्या कि हम लोग जो अपना उतना उदारवादी दिल दिखाते हैं किसी के प्रति, किसी के ऊपर मतलब कोई प्यार से अगर कुछ बोले तो हम कर देते हैं, तो ये हमारा क्या कहते हैं, बचपन है, भारत का बचपन था। बोला कि पाकिस्तान से 1 मार्च 1947 से बात में चला गया, लेकिन वहाँ पे उसका मन ही नहीं लगा, बोले कि भारत ही अच्छा है। तो भारत अगर वो आना चाहेंगे तो उनको भी भारत क्या करेगा, नागरिकता देगा। पाकिस्तान से आएगा तो फिर उसको भी भारत नागरिकता देगा, लेकिन उसको कितना दिन तक रहना पड़ेगा, 6 मंथ तक। 6 मंथ तक उसको क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ आएगा, वहाँ भी वो उनको बताना होगा पाकिस्तान, तो फिर उसको भी बता कर वहाँ परमिट भर के यहाँ भारत आएंगे, फिर परमिट भरेंगे, फिर उनको भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी।
अब उसके बाद देखेंगे हम लोग आर्टिकल 8 को। अब देखेंगे इसमें सबसे बड़ी चीज, विदेश में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए नागरिकता क्या रहेगी? तो बिल्कुल रहेगी, विदेश में रह रहे भारतीयों के लिए नागरिकता। जैसे कि कोई हमारा व्यक्ति है यहाँ से अगर मान लीजिए अमेरिका में जॉब करता है, क्या भारत की उसकी नागरिकता बनी रहेगी? हाँ बिल्कुल बनी रहेगी। बहुत सारे ऐसे एनआरआई हैं जो भारत से बाहर रहकर विदेशों में काम करते थे। एक बार जब भारत में आर्थिक मंदी होती है तो फिर वहाँ पे उन्हीं के पैसे से क्या होता है कि पूरा भारत देश को चलाया जाता है। तो एनआरआई जो भी होते हैं वो भारत से बाहर रहते हैं और उनका जो पैसा वैसा होता है तो भारत में ही आता है, तो फिर उनको वहाँ नागरिकता मिल जाती है आसानी के साथ। उसके बाद हम लोग देखेंगे आर्टिकल 9। क्या देखेंगे? आर्टिकल 9 हमारा कहता है किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता क्या होगी? समाप्त कर दी जाएगी। जब कोई व्यक्ति किसी और देश में जाएगा और वहां पे उसकी नागरिकता प्राप्त कर लेगा तो फिर भारत में स्वतः ही उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। ये आर्टिकल हमारा क्या कहता है? 9 कहते हैं। आर्टिकल 9 के तहत क्या होता है? किसी अन्य देश की नागरिकता अगर कोई व्यक्ति प्राप्त करता है तो फिर उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। आर्टिकल 10 देखेंगे। आर्टिकल 10 कहता है आपकी नागरिकता बनी रहेगी जब तक आप अन्यथा कार्य ना करें। अभी देखिए कि अन्यथा मतलब क्या होता है कि आपकी नागरिकता बनी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, लेकिन आप देश के विरुद्ध अगर काम करना चाहेंगे तो आपकी नागरिकता वहां पे खत्म हो सकती है। जैसे कि अब हिंदुस्तान पाकिस्तान में झगड़ा होगा, अगर पाकिस्तान का आप क्या करते हैं उनके तरफ से बोलना शुरू कर दे, उसके बाद लड़ना शुरू कर दे, तो वहां पे आपको नागरिकता खत्म कर देगी। तो नागरिकता आपको कौन खत्म करेगी? ये अब नागरिकता संबंधी आपको अगर कानून बनाएगी, अगर नागरिकता संबंधी किसी को भी अगर कानून बनाना होगा तो फिर वो कैसे बनाएगा तो वो देखेंगे। सबसे पहले देखिए, छोड़िए यहाँ हो गई है। फिर आर्टिकल हम लोग देखेंगे क्या? 11। आर्टिकल 11 हमारा कहता है नागरिकता का कानून संसद बनाएगी। तो नागरिकता से संबंधित किसी भी प्रकार का अगर कानून बनाएगी तो वो संसद के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा बना दी जाएगी। यहीं तक था हमारा भाग 1। भाग 2 अच्छा, सबसे बड़ी बात कि अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और हमारे चैनल का नाम एसएन एकेडमी बेगूसराय बिहार है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े तो लाइक एंड कमेंट करें ताकि हमें पता चले कि हमारा वीडियो कैसा बन रहा है, आपको कैसा लग रहा है, और फिर इसमें जितना हो सके हम लोग इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आपके बीच नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे मौलिक अधिकार का। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।